देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का ये खास कार्यक्रम मुकाबला। मैं हूं राहुल कंवल। कार्यक्रम के इस हिस्से में हम चर्चा करने वाले हैं बिहार में वोटर टर्नआउट की, क्योंकि जितना वोट इस दफा चुनाव में पड़ा है 1951 से लेकर अब तक किसी भी चुनाव में इतना वोट बिहार की जनता ने नहीं दिया। आइए एक बार दिखाते हैं कि दरअसल वोट पड़ा कितना है और फिर अपने चुनावी विशेषज्ञों से जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से टर्नआउट बढ़ा है उसके पीछे आखिरकार वजह है क्या, और इससे भी ज्यादा अहम इसका चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है। 1951 में करीब 39% वोटर्स ने अपना मत दिया था। उसके बाद 51.1 1967 में सबसे ज्यादा इससे पहले वोट पड़ा था जब मंडल ईरा चल रहा था 62.4 1990 में। 2025 के चुनाव में 66.9% वोट पड़ा है, जो कि अब तक का बिहार का एक चुनावी रिकॉर्ड है। इतना ज्यादा वोट इससे पहले कभी भी बिहार में नहीं पड़ा है। अगर हम हर घंटे पे तुलना करते हैं तो आप पाएंगे कि हर घंटे में इस दफा चुनाव में वोट ज्यादा पड़ा है 2020 की तुलना में। देखिए यह है 9 बजे के आंकड़े, जब 7.5% वोट पड़ा था। दूसरे फेज में 14.6% वोट पड़ा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें तो देखिए जो 2020 का कुल मत था वो 55% था, करीब 56%। फर्स्ट फेज में 2025 के चुनाव में 65% वोट पड़ा, लेकिन दूसरे फेज में 69% वोट पड़ा, यानी कि फर्स्ट फेज से भी 4% ज्यादा। रुचि बढ़ती गई, चुनाव में वोटर्स आते गए, वोटिंग उनकी होती रही। यह बहुत बड़ा एक मुद्दा है जो कि चुनाव के परिणाम को तय करेगा। इसके बाद तीसरे डेटा सेट पर नजर डालते हैं। यह है महिलाओं और पुरुषों के वोटिंग पैटर्न। इसमें आप पाएंगे कि यह बिहार का पहला ऐसा चुनाव है जहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट दिया है। अगर आप 2005 के पहले के चुनाव देखते हैं तो हमेशा महिलाओं का जो मत था वो पुरुषों से कम रहता था। जो पिंक लाइन है वो महिलाओं की है, नीली लाइन पुरुषों के वोट की है। हमेशा महिलाओं का वोट पुरुषों से कम रहता था। लेकिन 2005 के चुनाव के बाद अगर आप देखें पिछले 3 चुनावों में महिलाओं ने ज्यादा वोट दिया, करीब 5% का फर्क रहता था। इस दफा 9% का फर्क है। पुरुषों ने करीब 63% वोट दिया है और महिलाओं ने करीब 72% वोट दिया है, यानी कि बहुत बड़ी लीड महिलाओं में है। जितने रजिस्टर्ड फीमेल वोटर्स थे अगर उनकी हम लोग तादाद देखते हैं तो उन्होंने 72% वोट दिया है, पुरुषों ने करीब 63%। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है जो कि तय करेगा कि आखिरकार जीत किसकी होती है। एक और ग्राफिक मैं आपको दिखाता हूं। इससे यह साफ हो जाता है कि बिहार की जितनी भी 243 सीटें हैं उन सीटों में हर सीट पर कोई भी एक ऐसी सीट नहीं है जहां पर पिछले चुनाव की तुलना में कम वोट पड़ा है। जो 121 सीटें हैं प्रथम चरण की उसमें 65% वोट पड़ा। जो 122 सीटें हैं दूसरे चरण की उसमें वोट पड़ा 69%। लेकिन कोई भी एक सीट नहीं है। अगला जो ग्राफिक है उसमें आप देखेंगे कि कोई भी एक सीट बिहार की ऐसी नहीं है जहां पर पिछले चुनाव के तुलना में कम वोट पड़ा हो। कुछ सीटों पे तो जैसे जमालपुर की सीट है वहां करीब पिछले चुनाव की तुलना में 23% वोट बढ़ गया। पटना साहिब में 8% वोट बढ़ा, कुछ में कम बढ़ा जैसे जमुई में करीब 3% वोट बढ़ा। लेकिन कुल मिला के ये जो 9% वोट बढ़ा है ये तय करने वाला है कि आखिरकार इस दफा बिहार में होगा क्या। अमिताभ तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ तिवारी पोल पल्स चलाते हैं, जाने माने चुनावी विशेषज्ञ हैं। इनका डेटा भी हम दिखाएंगे दर्शकों को। लेकिन उससे पहले अमिताभ जी ये बताइए, जो वोटिंग परसेंटेज में इतना इजाफा हुआ है इस दफा के चुनाव में, 1951 के बाद से किसी भी चुनाव में बिहार में इतना वोट नहीं पड़ा है। क्या आपको लग रहा है क्या वजह है कि इतना वोट बढ़ा है, और दूसरा इतना जो वोट बढ़ा है उसका फायदा किसको होगा और नुकसान किसको? वोट वाइब संस्था का नाम है राहुल जी, पीपल पल्स या पोल पल्स नहीं। तो बिहार में जो टर्नआउट बढ़ा है उसका मुख्य कारण दो तीन है। पहला है कि जो भी माइग्रेंट्स हैं उनको ऐसा लगता है कि इस बार जो नाम बच गया है उनका SIR में किसी तरह से, तो वो लकी हैं। अगर वोट नहीं डालेंगे तो अगली बार जो है उनका नाम परमानेंटली शिफ्टेड के हिसाब से डिलीट हो सकता है जब भी रिवीजन होगा। दूसरा है कि महिलाओं को 10,000 रुपए जो दिए गए हैं तो उसका क्लियर एक इम्पैक्ट दिख रहा है। जीविका दीदीज का एक अच्छा मोबिलाइजेशन है जिसकी वजह से महिलाओं का टर्नआउट 9% लगभग बढ़ा है। तो ये 2 प्राइमरी मेरे हिसाब से रीजन है। और ये भी है कि दोनों गठबंधनों का मोबिलाइजेशन काफी अच्छा रहा है। दोनों गठबंधनों को ऐसा लगा कि चांस है इस बार चुनाव जीतने का, तो दोनों ही गठबंधनों के सपोर्टर्स बड़ी मात्रा में निकले हैं वोट डालने के लिए, चाहे वो
MY समीकरण कह लीजिए महागठबंधन का, या फिर गैर यादव ओबीसी और ईबीसी समाज के लोग टर्न अप हुए हैं अच्छी संख्या में। अब आप जो हम जब मैं एक अब वोट हम वाइब जब का जो डेटा आया है उस पर भी नजर डालना चाहता हूं, दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि वोट वाइब ने जो सीट शेयर और वोट शेयर दिया है वो है क्या। एनडीए को करीब 45.3% वोट वाइब दे रहा है, गठबंधन को करीब 42% वोट, यानी कम से कम 3% का फासला। और जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की, इनको ये दे रहे हैं 5% वोट। 4% गैप तो काफी रहता है, लेकिन जब इसको सीटों में देखते हैं तो वोट वाइब यानी अमिताभ तिवारी के हिसाब से 125 से 145, 122 है जादुई आंकड़ा, तो उनके हिसाब से कुछ भी हो जाए जादुई आंकड़े के ऊपर ही एनडीए रहने वाली है। हो सकता है कि क्लोज फिनिश रहे, हो सकता है कि बड़ी जीत रहे। गठबंधन एक तरीके से क्रैश नहीं कर रहा। 95 से 115 सीटों का अनुमान है वोट वाइब के हिसाब से, यानी कि काफी ठीक ठाक प्रदर्शन गठबंधन का भी। जन स्वराज पार्टी ये कह रहे हैं कि फर्श पे ही रहने वाली है, 0 से 2। आपने तमाम बाकी सर्वे भी देखे, अपना भी देखा, आपके हिसाब से अमिताभ तिवारी क्या फर्क है कि आप और प्रदीप गुप्ता मान रहे हैं कि काफी ये टाइट फाइट रहने वाली है, और जो बाकी पोलस्टर्स जिन्होंने डेटा सामने किया है वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जीत एनडीए की रहने वाली है। अलग अलग पोल्स में इतना फर्क क्यों आ रहा है? जो सेफोलॉजिस्ट कह रहे हैं उनके हिसाब से अनुमान रहने वाला है। इसमें तो सबसे बड़ी जो बात है कि हमको ये लग रहा है कि जनसुराज पार्टी को जो एक इनिशियल कैंपेन में जो एक मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं फिजल आउट हुआ है जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आते गया। तो उसकी वजह से क्या है कि जो युवा जनसुराज को एक ऑप्शन देख रहे थे उसमें से एक सेक्शन महागठबंधन की ओर वापस उसका झुकाव हुआ है, और जो अपर कास्ट समाज जो जनसुराज को वोट करने की सोच रहा था उसमें से भी कुछ लोग जो हैं वो वापस एनडीए की तरफ उनका रुझान जो है वो देखने को मिला है। और दूसरा ये है कि जो महिलाओं में जो लीड है, एसेंशियली पूरा का पूरा जो वोट शेयर डिफरेंस या सीट कॉल है वो महिलाओं में एनडीए की बढ़त को लेकर के है। कई सर्वेज में आप देखेंगे 25 से 30% की बढ़त है एनडीए को महागठबंधन के खिलाफ महिलाओं में। अब 25 से 30% की बढ़त तो ऑटोमेटिकली 15% वोट शेयर हो जाता है, 12-15% वोट शेयर। तो हमारे वोट वाइब के सर्वे में पुरुषों में महागठबंधन को लीड है 4% की, वहीं महिलाओं में एनडीए को लीड 10% की है, जिसकी वजह से 6% की लीड आप कह सकते हैं जेंडर गैप की वजह से एनडीए को है, जिसकी वजह से 3% वोट शेयर का इसका मतलब यह है सतीश जी कि महिलाओं ने और पुरुषों ने अमूमन काफी अलग वोट दिया है। साधारण तौर पे यह धारणा रहती है बिहार जैसे पिछड़े राज्य के बारे में कि पुरुष बताता है कि महिला को क्या वोट देना है, कहां देना है। अगर जो प्रदीप गुप्ता और साथ ही साथ अमिताभ तिवारी बता रहे हैं वो सही, यानी कि महिलाओं ने अपनी ही अकल लगाई है, अपने ही हिसाब से वोट दिया। देखिए, महिलाओं ने लगता है रिटर्न गिफ्ट जो होता है कि उनको 10,000 मिला है। बिहार में एक मैं आपको बताऊं, अगर एक कोई लहर है इस बार तो वही है 10,000 की लहर। तो उसमें महिलाएं जो हैं अपने पुरुषों से लगता है टूटी हैं, या पुरुषों ने भी कहा होगा भैया 10,000 आ गया तो जाओ दे आओ वोट, तो अपने मन से दे दी होंगी। लेकिन इसके बावजूद भी हमको इस चीज़ को बिहार के समाज में नहीं भूलना चाहिए कि भी महिलाओं की भी जाति होती है, महिलाएं भी युवा होती है, महिलाएं भी यादव और मुसलमान होती है। तो एकदम वो पुरुषों से आज़ाद होके स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसा हो जाए, इसमें हमको थोड़ा शक लगता है। लेकिन ना हो, लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं बद्री नारायण जी कि कुछ हद तक तो महिलाओं ने पुरुषों से जुदा वोट दिया। बिल्कुल राहुल जी, ये जो चुनाव का अभी जो एग्जिट पोल आए हैं, अगर उनके आंकड़े को सच माना जाए तो ये जाहिर होता है कि महिलाओं ने आप देखिए महिलाओं पूरे दुनिया में सोशल प्रोटेक्शनिज्म, मटेरियल सोशल वेलफेयरिज्म और वोट के परसेंटेज का बड़ा गहरा संबंध है। अफ्रीका में देखिए, साउथ अफ्रीका के इलेक्शन में, यहाँ भी ये जो जब से 2000 आपने जो एक ग्राफ दिखाया इसमें 2005 के बाद महिलाओं का वोट लगातार बढ़ा है, पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। वो इसलिए क्योंकि 2005 में मनरेगा आता है, मनरेगा के बाद पहली बार यानी ये डेमोक्रेसी का जो बेनिफिशियरिज्म का जो टेस्ट है वो वनरेबल कम्युनिटी को मिलती है, महिला को या दलित को, और वो हमारे डेमोक्रेसी का हिस्सा होता है। आप देखिए बिहार जैसा राज्य जो वोट बूथ कैप्चरिंग माफियाइज्म के लिए प्रसिद्ध था, वहाँ इतना ज़्यादा वोट टर्न होता है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं है। ऋषि मिश्रा, अमिताभ तिवारी बता रहे हैं कि महिलाओं के भीतर एनडीए आगे, पुरुषों में वो कह रहे हैं कि गठबंधन आगे।
दो बातें आप राहुल जी देखिएगा कि 2005 से जब नीतीश कुमार सरकार में आए हैं, आपने यही ग्राफिक्स में दिखाया कि वोट परसेंटेज महिलाओं की पुरुषों की तुलना में अधिक बढ़ी है। दूसरी बात, 1,57,00,000 वोट आए थे एनडीए को पिछले बार। यदि एनडीए का आप टोटल वोट देखेंगे तो 1,57,00,000 वोट आए थे। 1,21,00,000 महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए गए। यदि उसका 50% भी टर्नआउट यदि एनडीए के पक्ष में यदि आप देखते हैं तो स्वाभाविक है, जो टैली आप देख रहे हैं 125 से 145 के आसपास, वो स्वाभाविक टैली है। यदि महागठबंधन कहीं पीछे रह जाती है, उसका एक मैं कारण देखता हूँ, वो 75 सीट कांग्रेस और वीआईपी का जो कमज़ोर करी है, मतलब एक तरह से महागठबंधन का, उनका स्ट्राइक रेट क्या होता है। पिछले चुनाव में भी आपने देखा कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट जो है अन्य महागठबंधन में अन्य घटक के तुलना में काफ़ी कम वीक था। तो ये मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं महिलाओं का झुकाव नीतीश कुमार के प्रति, और ये यदि एक बात कहूँ राहुल जी, तो बिहार में एन का एम फैक्टर चला है एनडीए के पक्ष में। एक नजर डाल लेते हैं वोट वाइब और एक्सेस माई इंडिया के आंकड़ों में क्या फर्क है और क्या समानता है। अगर हम वोट वाइब के डेटा को देखते हैं एक्सेस से तुलना करते हुए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि महिलाओं में वोट कहाँ पड़ा। 48.5% वोट एनडीए के लिए, 37.5% वोट गठबंधन के लिए, ये वोट वाइब का अनुमान है। और जेएसपी के लिए 5.5% वोट, यानी प्रशांत किशोर के लिए। इसके बाद अगर हम अगला डेटा देखते हैं तो उसमें आप पाएंगे कि वहाँ पर पुरुषों में गठबंधन की लीड है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा एक फासला बता रहे हैं, करीब 11% का फासला दे रहे हैं एनडीए के पक्ष में महिलाओं का वोट, जबकि प्रदीप गुप्ता केवल 5% का गैप बता रहे थे। प्रदीप गुप्ता बता रहे थे कि 5% का गैप है, वोट वाइब बता रहा है कि 11% का। जबकि अगर हम लोग देखते हैं कि युवाओं में किस तरह से वोट पड़ा, तो 43.9% गठबंधन के लिए और 42.4% एनडीए के लिए। अगर हम 20 से 29 साल की उम्र के बीच युवाओं को देखते हैं तो 44% गठबंधन के लिए और 37% एनडीए के लिए। कहीं ना कहीं अलग अलग सर्वेज में जो बात निकल के आ रही है जयमृग, वो ये है कि युवाओं के बीच में तेजस्वी कहें या गठबंधन कहें, उनके प्रति झुकाव ज्यादा रहा। महिलाओं के बीच में एनडीए के प्रति, नीतीश कुमार मोदी के प्रति झुकाव ज्यादा रहा। मुझे वोट वाइब का डेटा बहुत रीजनेबल एंड गुड लग रहा है, बिकॉज द वे ही एक्सप्लेन्ड इट आउट कि एक 12% का गैप कन्वर्ट्स टू अ 6% लीड, एंड देन यू डिड द सब्ट्रैक्शन ऑफ द लीड अमंग्स मेन। आई थिंक दैट इज मोस्ट परफेक्ट सेफोलॉजी। कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर तिवारी फॉर दैट। अब इस पे मेरे जो दो विचार है, महिलाओं, ये इस तरीके की लीड हमने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी देखी है महिलाओं के बीच। द डेटा डजंट सरप्राइज मी। जो तरुण पीढ़ी की बात है कि व्हाई दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स एमजीपी। बहुत सालों पहले हमने कश्मीर में सर्वे किया था, व्हेन नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज द रूलिंग पार्टी, पीडीपी वाज द ऑपोजिशन, एंड अ सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड। ये यंगर द पॉपुलेशन, दे वर मोर फेवरेबल टू द पीडीपी, द ओल्डर मोर फेवरेबल टू द एनसी। तो बिल्कुल उसके जैसा अजीत झा, तो ये कहीं ना कहीं निकल के आ रहा है कि तेजस्वी का ये जो दो सर्वेज है उसमें कहीं ना कहीं कुछ क्रेज तो नजर आ ही रहा है। दो चीज, एक तो जो आपने जो कहा राहुल कि तेजस्वी का यूथ के बीच में बहुत पॉपुलैरिटी अभी भी है, वो दूसरा जो मुझे लार्जर पॉइंट लग रहा है कि हमेशा हम कहते थे कि बिहार का जो गणित है वो कास्ट के ऊपर होता है, जाति के ऊपर। ये दिखा रहा है कि असली वेरिएशन है औरत, मर्द और यंगस्टर एंड ओल्ड। तो ये जो पर ऐसा है क्या? क्योंकि ये कहना कि अमिताभ तिवारी बिहार जाति के ऊपर किसी और फैक्टर पर वोट दे रहा है, अगर इस तरह का एनालिसिस हो, क्या वो सही होगा या गलत? आपको भी लगता है कि करीब कम से कम 10 में से 8 या 9 वोटर तो जाति के ही आधार पर वोट दे रहे हैं? ये साधारण तौर पे धारणा रही है, क्या आपको वो बदलती नजर आ रही है कुछ हद तक? नहीं, मुझे लगता है 8 से 9 तो बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। अगर आप अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का एक स्टडी भी देखेंगे, उसके हिसाब से 57% लोग बिहार में अपनी जाति के लीडर को प्रेफर करते हैं। यानी मान लेते हैं 6 में से 10 में से 6, तो 4 लोग तो अभी भी विकास या फिर अपने बेनिफिशियरी स्टेटस या लीडरशिप या मुद्दों, इसके बेसिस पे वोट करते हैं। और ऑल इंडिया एवरेज 55% है। तो उसके हिसाब से बिहार में कोई जातिवादी या जाति के हिसाब से वोटिंग कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरली हाई नहीं है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। और चर्चा इसकी ज्यादा जरूर होती है कहीं ना कहीं। 43% लोग अभी भी दूसरे मुद्दों पर वोट कर रहे हैं
और आप जो टर्नआउट की बात कर रहे हैं उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है राहुल जी, कि इस बार पहले इलेक्शनों में महिला टर्नआउट ज्यादा होता है पुरुषों से, फिर भी एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स कास्ट महिलाओं का हमेशा पुरुषों से कम रहता था। इस बार एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स कास्ट भी महिलाओं का 4 लाख अधिक है पुरुषों से, यानी लगभग 2000 वोट पर कॉन्स्टिट्यूएंसी महिलाओं का पुरुषों से अधिक है। अगर आप यही 2020 का ट्रेंड देखेंगे, उस समय लगभग आधे सीटों पर महिलाओं का वोट यानी एब्सोल्यूट वोट्स कास्ट पुरुषों से अधिक था। चलिए, 2 वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय चौधरी जो कि मंत्री हैं बिहार की सरकार में, जीवीएल नरसिम्हा राव बीजेपी के नेता हैं और साथ ही साथ चुनावी आंकड़ों के विशेषज्ञ भी हैं। विजय जी, जो डेटा बता रहा है वो ये कि चुनाव शायद इतना एक तरफा नहीं था जितना कि एनडीए को उम्मीद है। रुचि बनी रहेगी फाइनल रिजल्ट्स में, लेकिन अभी भी आप आगे हैं। लेकिन जब से एक्सेस का और वोट वाइप का डेटा आया है, क्या थोड़ी सी टेंशन विजय जी बढ़ गई है कि उतनी आसान नहीं है ये डगर जितनी पहले लग रही थी? बिल्कुल टेंशन नहीं बढ़ी है राहुल जी। हम लोग तो अपनी राह खुद बनाते हैं और हम लोगों की राह नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं ये उस पर आधारित है। ये कोई आपके एग्जिट पोल के आंकड़े या आपके विश्लेषण पर आधारित तो हमारी राह रहती नहीं है। हमारी राह तो अपनी उपलब्धियों पर बनती है और जिससे बिहार की जनता जो उसको अप्रिशिएट करती है और उसी के कारण हमारी सरकार बनती है। जीवीएल नरसिम्हा राव, आप परसों आए थे हमारे पास एनडीटीवी पर। उस दिन तो बीजेपी की बहुत बड़ी जीत थी, बहुत बड़ी लहर थी उस टाइम के पोल्स के हिसाब से। अब जो नए पोल आए हैं वो कह रहे हैं कि जीत तो हो रही है लेकिन शायद उतनी बड़ी जीत नहीं है जितनी की पहले लग रही थी। आप म्यूट पे हैं, शायद अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। राहुल, आपको मैं आंकड़ों के माध्यम से ही समझाने की कोशिश करता हूं। शायद किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया है, तो इसलिए मैं आपका और सभी एनालिस्ट का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 2000 में जब आरजेडी की बड़ी जीत हुई थी, उस समय 62% मतदान हुआ था, बट लेकिन उसमें मेल फीमेल के आंकड़ा को आप देखेंगे, मेल प्रतिशत 71%, हाईएस्ट एवर 71% मेल टर्नआउट एंड 53% फीमेल टर्नआउट। ये 2000 की आंकड़ा जब आरजेडी ने बड़ी जीत हासिल की। जैसा आरजेडी का प्रभाव घटता गया बिहार में, महिलाओं का मतदान बढ़ता गया और आरजेडी का घटता गया। ये ट्रेंड है। मैं आपको आंकड़े के जरिए समझाता हूं। 2005 में 2010 में, क्योंकि जो 5 साल जब नीतीश की सरकार की कार्यकाल पूरा हुआ, एनडीए की सरकार पूरा हुआ, मेल टर्नआउट 51, फीमेल टर्नआउट 54, 3% महिलाओं का मतदान बढ़ा है। और अगले चुनाव 53 मेल टर्नआउट, 60% फीमेल टर्नआउट, यानी 7% महिलाओं का मतदान ज्यादा। उसके बाद 54-60। सो लगातार जैसा आरजेडी का प्रभाव घटता गया, महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा। नहीं, ये बात सही है, लेकिन ये भी तो सवाल है ना कि महिलाएं तो वोट दे रही हैं, लेकिन युवाओं के बीच में आपका जो जन आधार है वो पोल में क्यों कम होता जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अजीत झा आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अजीत जी। नरसिम्हा राव जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि पिछले चुनाव में 2020 में भाजपा का जो नंबर्स था वो बहुत ज़्यादा था, जदयू का बहुत कम, 43-44 था करीब जदयू का। इस बार जो है पलट गया पूरा बाजी। इस बार लग रहा है जदयू आगे बढ़ गया और भाजपा खिसक रहा है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, जरा आप बताइए कि क्या हुआ। कि ये तो समझ में आ रहा है कि नीतीश जी के लिए पूरा सिंपैथी वेव है औरतों में, पर भाजपा का नंबर्स क्यों घटने लगा, जबकि आप लोग 101 दोनों बराबरी पर थे। या जी, ये हम कल अंतिम परिणाम आएंगे, उसके बाद इसका भी चर्चा करेंगे। बट लेकिन हम घटक दल हैं, बराबर की संख्या में सीटें लड़ रहे हैं, तो
उसी प्रोपोर्शन में सीटें जीतने की संभावना है। कभी पिछले बार क्यों जदयू का परफॉर्मेंस कम रहा हमसे, आप उसके कारण जानते हैं। एनडीए में एक घटक दल अलग से लड़ने के कारण उनका स्वाभाविक रूप से उनके ज्यादा नुकसान हुआ है। इस बार हमारा अनुमान है कि लगभग सभी दोनों प्रमुख दलों की, हम दोनों की स्ट्राइक रेट एक जैसा रहेगा। बट लेकिन एक फैक्टर जरूर है, हमारा विधायकों की संख्या ज्यादा है, तो इसलिए जो स्थानीय इनकम्बेंसी होती है, क्योंकि इस चुनाव में मैंने उस दिन भी आपको बताया था 2 दिन पहले, कोई एंटी इनकम्बेंसी इस चुनाव में नहीं है। सरकार के विरोध, ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार, लोग दोनों सरकारों से बेहद खुश है। मोदी सरकार के, मोदी जी के सहयोग के कारण जिस कदर विकास हुआ उसको लेकर लोग चलिए, बहुत अच्छी तरह से पप्पू यादव जी भी प्रभावित हैं। हमारे साथ जुड़ गए लेकिन हैं। पप्पू यादव के साथ बुलेट की सवारी की थी पूर्णिया में। पप्पू जी, स्वागत है आपका। वो जो आपने चीज डोसा खिलाया था, मुझे अभी भी याद है। ये बताइए कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आप इतने अच्छे इंसान हैं। जी जी, आप इतने अच्छे इंसान हैं कि आपका साथ कुछ पल रह करके अच्छा लगता है। हर अच्छे इंसान के साथ अच्छा लगता है। पूर्णिया में आपका रौब क्या है, हमने खूब देखा। चलिए ये बताइए कि सीमांचल में जो एक्सिस माई इंडिया का डेटा है वो कह रहा है कि बाकी क्षेत्रों में तो एमजीपी पीछे है, लेकिन सीमांचल में प्रदीप गुप्ता और एक्सिस माई इंडिया की टीम गठबंधन को आगे दिखा रही है। ऐसा क्या रहा कि सीमांचल में तो आप लोग आगे निकल गए, लेकिन बाकी क्षेत्रों में आप पीछे हैं? देखिए, एक बात बोलूं राहुल जी, मैं अभी सुन रहा था इन लोग की कथनी बीजेपी की। देखिए, बीजेपी कभी मुद्दों पर, विकास पे बात ही नहीं करती है। हमेशा नफरत, हमेशा बंटवारा। नीतीश जी को तो चलिए लास्ट दया के पात्र बन गए। अगले बार नीतीश जी के खिलाफ लोगों में गुस्सा थी, लेकिन इन्हीं के हनुमान ने नीतीश कुमार जी की सीट को कम कर दिया। बीजेपी की सीट इस जन्म में क्या, कई जन्म में नीतीश जी से ज्यादा सीट कभी नहीं आएगी। देखिए, बीजेपी आया था को आदिवासी, दलित और अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग अपना आइडियोलॉजिकल और सिद्धांतिक, आप उठा करके देखिए अभी कितने टिकट इन लोगों ने, बीजेपी ने ऊंची जात के कैंडिडेट को दिया है। नीतीश कुमार अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों को टिकट कितने दिया है, इसको देखिए। ये कोई माने ना माने, लेकिन बिहार के परिणाम में मूंछ का सवाल रहेगा कि बीजेपी आगे रहती है या जेडीयू। ऋषि मिश्रा सवाल करना चाहते हैं। बात तो पप्पू यादव जी से सवाल है दोस्त, एक सवाल पप्पू यादव जी से, विजय चौधरी जी से है। पप्पू यादव जी, आपके नेता राहुल गांधी बात करते हैं ईबीसी, दलित, महादलित। हमसे पूछ लीजिए। आप कांग्रेस को समर्थन करते हैं ना, कांग्रेस को समर्थन करते हैं ना, राहुल गांधी आपके नेता हैं, तो आप राहुल गांधी तो हम से पहले बात कर महादलित की बात करते हैं। बिहार में 60 सीटों पे आप लड़ रहे हैं, 19 फॉरवर्ड को टिकट दिया है। कितने ईबीसी को आपने टिकट दिया है, कितने महादलित को टिकट दिया है? और हालात ये हैं कि आप अपने 60 कैंडिडेट को उनके हालात में छोड़ दिए हैं। जो विधानसभा के प्रभारी है, एक दिन के बाद उस विधानसभा क्षेत्र में रुके तक नहीं है। चलिए जवाब देने दीजिए पप्पू जी को कि आप तो लड़े, बाकियों का क्या? देखिए, ये कौन बंधु है हमको नहीं पता, कितना कथा, कितना ज्ञान है इनको क्षेत्र का। 7 बार इनके संसदीय जीवन, इनके संसदीय से हम आते नहीं हैं और इनके कृपा से नहीं आते हैं। हमने कितना टिकट दिया अत्यंत पिछड़ी जाति को, पहले तो मैं इनको ज्ञान दे दूं। हम सरिता पासवान को, पूनम पासवान को हम अगल बगल का ही ज्ञान दे देते हैं इनको। बगल में संतोष कुशवाहा, बगल में सुबोध मंडल, बगल में मनोज विश्वास फारबिसगंज में। इस तरीके से हम आ जाइए चनपटिया, आ जाइए श्याम बिहारी प्रसाद जी रक्सौल, आ जाइए वाल्मीकि नगर, आ जाइए अत्यंत पिछड़ी नौतन। उसके बाद यदि मैं देखिए,
हम रियल में चुनाव जो है गठबंधन यदि की बात आप करिएगा तो 11 सीट पर हमारा फ्रेंडली फाइट हो गया। हम 53 पर सही तरीके से हमको आए और 53 में 21 सीट ऐसी है जिस पर कभी आरजेडी चुनाव नहीं लड़ी। हम 32 और 30 सीटों पर चुनाव लगभग 36, 33, 34 पर चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। अब आप हमको एक बात बताइए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ और ना मैं किसी की आलोचना के लिए बैठा हुआ हूँ। हमसे राहुल जी ने सीमांचल की बात पूछी और हम तर्क की बात ही करेंगे, हम थेटरोलॉजी में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि फारबिसगंज देखिएगा कल हम जीतेंगे, क्योंकि हमने अत्यंत पिछड़ी जाति को हमने टिकट दिया। सतीश के सिंह एक सवाल करना चाहते हैं। सतीश जी आकर के अररिया मेरी जी सतीश के सिंह बोल रहा हूं पप्पू जी, और मेरा सवाल विजय चौधरी जी से भी है, दोनों से है। पहला सवाल पप्पू जी से, आपकी आवाज में ये लग रहा है, मेरी बात कर लीजिए, पप्पू जी से पूछ लीजिए। हाँ आप ही से कर लेते हैं। पप्पू जी आप में कमी क्या रह गई? महागठबंधन, आप स्पष्टवादी हैं, क्या महागठबंधन ये लगता है कि जानबूझ के चुनाव हार गई? आपसे क्या गलती हुई? मैं ऐसे एजम्पशन कर रहा हूं कि आप हार जाए तो क्या गलतियां हुई? गलती हुई है कि हम गलती पहली हुई कि फ्रेंडली फाइट कुछ नहीं होता है। हम 11 सीट जो जीतने वाले थे उसको गंवा दिए। गलती हुई है कि हमें 2 महीना पहले तय करनी चाहिए थी और 2 महीना पहले तय करके क्षेत्र जाना चाहिए था। हम अंतिम दिन भी नहीं निकले और अंतिम दिनों तक सीट का बंटवारा करते रहे और जगह जगह पर हम सीट देते रहे। तीसरी गलती हमसे हुई कि जब आम आदमी गणेश परिक्रमा करता रहेगा सीट के लिए दिल्ली पटना, तो वो चुनाव कब लड़ेगा? चौथी गलती हमारी यह है कि जो हमारे घटक हैं, जो 143 चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 56 यादव की सीट देनी ही नहीं चाहिए, वो सही नहीं था। नीतीश कुमार जी या अखिलेश यादव जी से हमको सीखने की ज़रूरत थी। पांचवी गलती हमारी यह है कि आप कांग्रेस को 3 ठो नालंदा दे देते हैं, 2 ठो पटना दे देते हैं, बेतिया दे देते हैं, गया दे देते हैं। आप कांग्रेस को वो सीट देते हैं। हमने पहले भी कहा कि हर कीमत पर कांग्रेस पर सभी जाति के वोट बढ़ते हैं। जैसे जाले में ऋषि मिश्रा जी हमने को टिकट दिया, हम बेनीपट्टी में टिकट दिए, देखिएगा हम जीतेंगे। जाले देखिएगा हम जीतेंगे। इस तरीके से हमने जो एक अच्छे लोगों को, अच्छी टीम, सभी जगह आपको आश्चर्य होगा कि हर कीमत पर जो अन्य जाति के लोग हैं उसकी वोट की जो शिफ्टिंग है वो कांग्रेस के साथ है। लेकिन ऐसा बहुत कमी होता है कि कोई नेता चुनाव के नतीजे आने से पहले गलतियां मान ले। पप्पू जी ने बड़ी बात की है। आपके चैनल पर ये बात आ रही है, पूरे हिंदुस्तान में इसकी गूंज हो जाएगी पप्पू यादव के इस बयान का। आपको पप्पू यादव ने हार मानी है, इसको कहा जा सकता है, और गलतियों की बौछार लगा दी है महागठबंधन में, ये बिल्कुल स्पष्ट है। नहीं, एक बात तो सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। मैं उनकी गलतियों की बात नहीं कर रहा हूं, बीजेपी की। बीजेपी को तो एक्सेप्ट ही नहीं करती है अत्यंत पिछड़ी जात के लोग। मेरा वो छोड़ दीजिए। मेरा दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं 17% यादव समाज से हूं और इस बार पान, ततमा, शर्मा समाज और गोरी और बीन, नुनिया, डॉक्टर बीन को, विपिन बीन को हमने टिकट दिया छातापुर। गोरी समाज के लोग 30-40%, मला, केवट जो अगले बार हमें नहीं दिया था इस बार दिया। लगभग ततमा, शर्मा, पान समाज के लोग हमको 80% टिकट दिया। इस बार एक्सेप्ट किया है आरजेडी को भी और हमको भी। अत्यंत पप्पू जी आप जुड़े हमारे साथ, हमेशा करते। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, हमेशा आते हैं, रंग बनाते हैं जी। क्या बनाते हैं, बहुत बड़ी बात बोल गए भाई। मैं एक और न्यूज आपके मार्फत आपके चैनल से निकलवाना चाहता हूँ। बोलिए। विजय बाबू नमस्ते। वो थैंक यू बोल देते पप्पू जी को कि आप जुड़े। कल फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। विजय बाबू नमस्ते जी, मेरा नाम सतीश है। विजय बाबू आपसे स्पष्ट भी जवाब चाहूंगा, जैसा पप्पू यादव ने अपना एक तरह से हार माना है। आप
आपकी तरफ से क्या गलती हुई? क्या भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश के चेहरा को न घोषित करके एक गलती की? हाँ या ना में जवाब दीजिए। सबसे पहले मैं आपकी उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार का चेहरा आगे नहीं रखा, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री ने हमेशा अपने भाषणों में बिहार में जब भी चुनाव अभियान में आए कहा कि ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है, और उनके सारे यहाँ के नेताओं ने कहा है कि अगले मुख्यमंत्री भी वो होंगे। विजय चौधरी जी, कुछ तस्वीरें आई नीतीश जी कल, दो तस्वीरें आई, एक में वो टोपी पहन रहे थे, मज़ार में जा रहे थे, तो एक उसकी तस्वीर आई, और दूसरी आई कि वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है कि बिहार का टाइगर अभी जिंदा है। ये मैसेज भी गया और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने और जेडीयू ने कम से कम एग्जिट पोल के आंकड़ों में ये साबित किया कि अभी भी रुतबा बिहार में उनका है। ये हैं वो तस्वीरें, टाइगर अभी जिंदा है, पटना में ये लगी हैं, नीतीश कुमार का ये पोस्टर कि टाइगर अभी जिंदा है। दिलचस्प है ये। हमारे साथ आशीष रंजन जुड़ गए हैं। आशीष रंजन डेल्स नाम की संस्था चलाते हैं, तमाम सर्वेज हमने देखे। डेल्स के सर्वे की खास बात यह है कि इसमें भी बहुत ही टाइट फाइट आशीष और उनकी टीम बता रही है कि बिहार में हुई है। तो आप बताइए आशीष कि जो डेल्स का सर्वे हुआ उसमें आपने क्या ऐसा पाया जिसको देख के आपको लगा कि बिहार में कल जो मतदान जो काउंटिंग होगी उसमें टाइट फाइट नजर आएगी? क्यों आपको ऐसा लग रहा है? मुझे क्या लग रहा है, नमस्ते राहुल जी और एनडीटीवी को धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, डेटा एक्शन लैब फॉर इमर्जिंग सोसाइटीज ने एक सर्टिफाइड सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के तहत 8000 लोगों के बीच जो सर्वे किया है बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाके, उसके जो बड़े फाइंडिंग्स आए वो ये कि कमोबे जो है कि काफी नजदीकी मुकाबला है दोनों गठबंधनों के बीच में, और सिर्फ 0.2% का गैप। आप तो गठबंधन को आगे दिखा रहे हैं, मतलब आपके यहाँ पे गंगा जी की दिशा उल्टी है। दिशा उल्टी होंगी गंगा जी की या नहीं वो तो कल पता चल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो हमारी टीम ने जो डेटा रखा है उसमें यह है कि हम एक कैविएट है कि 1.8% का मार्जिन ऑफ एरर है हमारा। तो ये जो है मोटा मोटी हम कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये काफी ओपन फाइट है, ये किसी भी तरह टिल्ट हो सकती है, लेकिन जो हमारे आंकड़ों में आए हैं वो एमजीपी को फेवर करते हैं। नहीं तो आपके हिसाब से अगर 41.4 बनाम 41.6 है तो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वोट्स यादव मुसलमानों का रहता है उसके हिसाब से क्या आपको ये लगता है कि गठबंधन कल आगे भी हो सकता है सीट शेयर में? होने की संभावना है, क्योंकि एमओआई जो कॉम्बिनेशन है उसका कंसंट्रेशन काफी है। मैं खुद भी फील्ड में रहता हूं, आप भी जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस बार 2020 का कंटिन्यूएशन हुआ है। जब मैं कह रहा हूं कंटिन्यूएशन का, तो इसका मतलब यह है कि जो एमजीबी अलायंस है, जो एमओआई के इर्द गिर्द दबी रहती थी, वो उस दायरे से धीरे धीरे बाहर आ रही है। 2020 का विधानसभा चुनाव सैंपल साइज कितना है? क्योंकि आप इकलौते ऐसे पोलस्टर हैं जो कह रहे हैं कि गठबंधन कल आगे रहने वाला है। अगर रहा तो ये जो राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम है खूब खोज के आपको तिलकुट की मिठाई खिलाएगी, और अगर नहीं तो बाबू देख लीजिए अपना आशीष, गंगा वापस आना मुश्किल होने वाला है, जीवीएल पकड़ेंगे आपको फिर। देखिए, जो भी इस फील्ड में है वो जानते हैं भली भांति कि ये सबसे टफेस्ट वर्क है, क्योंकि इसका जो है बाकी चीजों के तुलना में लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता है। 2-1 दिनों में पता चल जाता है कि भाई कौन कितने पानी में है। तो हम इन चीजों पे नहीं जाएंगे कि कल क्या होगा, लेकिन हम ये कह रहे हैं मोटे तौर पे जो मेरी अपनी हंच है वो ये है कि जो पिछले एक हफ्ता से मैं खुद भी घूम रहा हूँ बिहार में, ये काफी नजदीकी मुकाबला है। नहीं, नजदीकी मुकाबला ये तो साबित हो गया पोल्स में, लेकिन आप गठबंधन को आगे दिखा रहे हैं। आपने क्या ऐसा देखा जिसके आधार पे आपको लग रहा है कि गठबंधन कल आगे होगा? इसमें दो चीजें हैं। एक जो और भी सर्वे बता रहे हैं वो है युवाओं के बीच में थोड़ा सा महागठबंधन का ग्राफ बढ़ा है, खासकर फर्स्ट टाइम वोटर और जो 25 के आसपास के जो एज ग्रुप के लोग। दूसरी जो चीज है वो ये है जो सिग्निफिकेंट एक ईबीसी का जो ब्लॉक है, करीब 36% ईबीसी है, लेकिन उसमें से 10% मुस्लिम ईबीसी है। उसके बाद जो 26% ईबीसी है उसमें तत्मा तांती, मल्लाहों की
और नूनिया समुदाय जी, इन तीनों को मिला दें तो करीब 8% की आबादी बनती है, 7 से 8 की। अरे जीवे, ये क्या हो रहा है? शुरुआती सर्वे दिखा रहे हैं कि आप छक्के पे छक्का मार रहे हो। जैसे जैसे वक्त कम हो रहा है, हम लोग वोटों की गिनती की तरफ बढ़ रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं वहां तो दिशा बदलती जा रही है। क्या हो रहा है? ये कहानी में ट्विस्ट कहां से आई जीवीएल? देखो, कोई ट्विस्ट नहीं है, क्योंकि चुनाव तो पोलिंग तो कल ही खत्म हो गया था, परसों ही खत्म हो गया। सर्वेज, अलग अलग सर्वेज आ रहे हैं, लेकिन मेरा अपना आकलन भी सुन लीजिए राहुल, क्योंकि कल मौका शायद मिलेगा आपसे मिलने का डिबेट के दौरान। यह चुनाव, मैंने 2 दिन पहले कहा, ये कोई आम चुनाव नहीं है। इतनी पॉजिटिविटी है केंद्र सरकार, राज्य सरकार को लेकर, कहीं भी किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं है। तो इसलिए ये भी से ऐसा है, वो भी से ऐसा है, कुछ नहीं है, सभी खुश हैं। तो ये चुनाव यदि एमएलए स्तर का चुनाव रहेगा, जहां लोकल फैक्टर्स के आधार पर भी वोट करेंगे, ये एग्जिट पोल्स के अनुमान सही होगा 150, 10 प्लस माइनस 10। यदि ये लोकल फैक्टर्स को ओवरकम करके लोग वोट करते हैं, ये कहीं रुकने वाला नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, कल बात करेंगे। ये 100, 150, 160 तक भी नहीं रुकने वाला है, बहुत आगे जा सकती है यदि ये स्थानीय छोटे छोटे फैक्टर काम नहीं किए। यदि एमएलए लेवल इनकम्बेंसी हावी होता है तो 150 प्लस माइनस 10 का होने की संभावना है। अदरवाइज कल शाम को पता चलेगा कि गंगा जी में कौन सा जो पोलस्टर है वो तैर रहा है और कौन डूब रहा है। इसीलिए हमने पंगा नहीं लिया, हमने सारे पोल दिखा दिए कि कोई ना कोई तो इनमें से सही होगा ही। दोनों साइड। लेकिन अशोक जी, ये तस्वीरें आई हैं जिसमें नीतीश जी को टोपी दी जा रही है, वो टोपी पहन रहे हैं। अब सवाल ये आपने देखा होगा, बिहार में खूब पूछा जा रहा है, कहीं टोपी ट्रांसफर तो नहीं हो जाएगी? अगर कहीं पे ये बात आई कि भाई नीतीश जी को नहीं बनाया जा रहा सीएम, तो कहीं टोपी ट्रांसफर की बात तो नहीं आ जाएगी? राहुल जी, थोड़ा आशीष से एक सवाल करेंगे। अशोक जी, विजय जी, आपको आवाज आ रही है? विजय चौधरी साहब, आवाज तो आ रही है, लेकिन आप हमसे अरे लेकिन आवाज राहुल जी आपकी आ रही है, लेकिन आप हमसे कुछ पूछ कहाँ रहे हैं? नहीं, हमने आपसे पूछा ना, ये जो तस्वीरें आई आपने देखी होंगी, वो एक पहन के घूम रहे हैं, साफा टोपी तो पहन के घूम रहे हैं, तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश जी नहीं, ये हम आपको बता देते हैं राहुल जी। नहीं राहुल जी, पहले हम आपको बता दें कि कल जो जिस वक्त की तस्वीरें आप बता रहे हैं, जी जी, उस वक्त मैं उनके साथ था। बेशक। और हम लोग सबसे पहले पटना के हनुमान मंदिर में गए थे, वहाँ पूजा अर्चना भी की थी। उसके बाद हम लोग पटना साहिब के गुरुद्वारे में गए थे, वहाँ हमने अरदास भी किया था। और उसके बाद जो पीर जलाल शाह का जो मज़ार है, उस पर भी हम लोगों ने दुआ मांगी थी। और तीसरी बात अंत में ये बताना चाहते हैं कि एग्जिट पोल के तो जो संकेत हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये जो हम लोगों ने जो ईश्वर का आभार प्रकट किया है, वो मुख्य रूप से था कि दोनों चरण के चुनाव शांतिपूर्ण और निर्विवाद, बेशक इस पर जरूर ध्यान दीजिए, निर्विवाद, क्योंकि शुरुआत से ही काफ़ी विवाद खड़े करने की कोशिश की गई थी। चुनाव प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई थी, जब वोटर लिस्ट ही एसआईआर के बाद तैयार हो रहा था, उसी समय अनेक विवाद खड़े हुए थे और वोट चोरी और क्या क्या न जाने क्या क्या आरोप लगाए गए। बिना किसी विवाद के चुनाव हुआ। अजीत झा आप सवाल करना चाहते हैं? अजीत जी, क्योंकि विजय जी, अजीत कुमार झा बोल रहा हूँ, नमस्कार। राहुल ने जो सवाल पूछा उसी में जोड़ रहा हूँ। हमें तो पता चला कि जदयू के बीच घमासान है। एक तरफ वो लोग हैं जो पुराने सोशलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश जी छोड़ के एनडीए को महागठबंधन के तरफ जाएं, और कुछ लोग आप ऐसे लोग लड़ाई हैं, करा रहे हैं, बताइए। और कुछ लोग आप लोग हैं जो कह रहे हैं कि ना आप जो है एनडीए के साथ रहें, आपका नाम है संजय झा का नाम है। ये लोग माने जाते हैं कि ये एक तरह से फेवर कर रहे हैं, एनडीए के साथ रहें। तो ये क्या घमासान सच में चल रहा है भीतर में? इसमें अजीत जी ये बता दें आपको
कि न जदयू में घमासान है, न कोई इसमें दो ग्रुप है। ये सारा घमासान और सारा ग्रुपिज्म आप लोग मीडिया के माध्यम से ही सृजित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस कि जदयू में हो नहीं पाता है। विजय जी कह रहे हैं कि स्टूडियो में ही घमासान है जो है, जमीन पे कुछ नहीं है, अलायंस में कुछ नहीं है। बद्री नारायण साहब सवाल करना चाहते हैं जी। मैं आशीष से सवाल करना चाहता हूँ। आशीष ने अभी जो व्याख्या की, मुझे लगता है आशीष उसमें एक समस्या ये है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि एमवाई गठबंधन में के साथ जो जुड़ाव हुआ अन्य जातियों का ईबीसी में, और आप उसमें मल्लाह का दे रहे हैं, तो जातियों का हम लोग मानते हैं, जो भी कास्ट को स्टडी करता है, कि उनका एक सोशल हैबिटस, हिस्टोरिकल सोशल हैबिटस होता है जो लंबे समय तक उनके वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करता है। जैसे मल्लाह है, तो मल्लाह का एक हिंदुत्व साइकी की तरफ झुकाव बहुत गहरा है। वो उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, हर जगह। तो वो एक आपके सहनी के वोट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित करने से, वो भी चुनाव के वोटिंग के कुछ दिन पहले, कितना असर पड़ा होगा ये कहना मुश्किल। दूसरा, जो आपने ईबीसी में जो माइक्रो छोटे कम्युनिटीज, पनेरी, तत्वा, इन सब की चर्चा करी, इसमें भी जहाँ जहाँ ये पूरे उत्तर बिहार में फैली हुई जातियाँ नहीं हैं, कुछ सेक्टर में हैं ये, और उनमें भी आईपी शर्मा वगैरह के वाले में थोड़ा असर पड़ जाए, लेकिन और जगह असर पड़ता हुआ ग्रास रूट पे तो दिखाई नहीं पड़ा। हम लोग भी गए थे, तो मुझे लगता है कि इस एनालिसिस में कहीं ना कहीं आपको तो रीथिंक करना पड़ेगा कि सिर्फ एक पार्टी को या उस नेता को सीट दे देने से पूरी कम्युनिटी एक साथ चली आएगी आपकी तरफ, जिसका कि हिस्टोरिकल जो हैबिटस है, एटीट्यूड है वोटिंग का, वो ऐसा नहीं है। आशीष। धन्यवाद सर। पहले तो आप सीनियर हैं, आपके जो तर्क हैं वो मैं बिल्कुल सहमत हूं उससे, लेकिन दो चीजें ऑब्जर्वेशन में अपने आपको बताऊं। तत्मा ताती का 13 अप्रैल को गांधी मैदान में तत्मा ताती का एक आंदोलन चला था। उससे पहले 2 दिन पहले जनस्वराज के लिए थी। मैं दोनों को गांधी मैदान में करीब से, जनस्वराज की पार्टी की जो रैली थी वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज थी, और तत्मा ताती का जो आंदोलन था वो ऑर्गेनिक था। और मैं क्यों ऑर्गेनिक बोल रहा हूँ इसमें ये देखिए, तत्मा ताती बिल्कुल सही बात है, ये लोग एनडीए का सपोर्ट बेच रहे हैं, लेकिन और नीतीश कुमार जी के दौर में तत्मा ताती कम्युनिटी को 580 के अंदर एससी कम्युनिटी के अंदर रखा गया था। लेकिन जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसमें उनको फिर से ईबीसी मिला। जो उस रैली में लोगों से बात करने पे जो हमें मिला, और वो चीजें थी कि वो उनके अंदर एक प्रतिनिधित्व की भूख थी। उनका तर्क ये था कि चूंकि हमारा प्रतिनिधि जो है लोकसभा में या विधानसभा में कहीं नहीं है, इसीलिए हमारी आवाज को कोई बुलंद नहीं कर पा रहा। यही चीजें ग्राउंड पे हम जब देखें, और मुझे जो लगता है स्केल के मामले में चाहे थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है तत्मा ताती जो खासकर आपको कोशी के रीजन में, फिर उसके बाद आपके मिथिलांचल मधुबनी के रीजन में, ये सब जगह ठीक ठाक संख्या में है, उनका एक गोलबंदी हुई है। रही बात मल्लाहों की, इस बात से बिल्कुल मैं सहमत हूं कि ट्रेडिशनली वो आरएसएस के, संघ के ज्यादा सपोर्ट बेस में रहे हैं, मेंटली अभी वो है, उसमें वो टिल्ट मैं नहीं देखा हूं जो तत्मा ताती के अंदर है। टू बी फ्रैंक, उसमें भी महिलाओं जी सवाल करना चाहता हूं जी। मेरा सवाल विजय चौधरी जी से है। विजय चौधरी जी, देखिए पूरे बिहार में जो एग्जिट पोल का जो ट्रेंड है, उसमें एम फैक्टर जो है, एम फैक्टर यानी महिलाओं का जो झुकाव है जेडीयू की तरफ, नीतीश कुमार की तरफ अधिक देखने को मिला है। लेकिन राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो जेडीयू 101 में से सिर्फ 13 महिलाओं को टिकट दिया है। तो ये एक तरफ तो आप महिलाओं के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन जब राजनीतिक भागीदारी देने की बात आती है तो सिर्फ 13 लोगों को जेडीयू ने टिकट दिया है। जी, ये अहम सवाल है, जवाब दीजिए। विजय चौधरी जी से मेरा सवाल है। विजय जी, ये हम आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि कम से कम राजनीतिक सामाजिक समीकरणों में आपने एम को का मतलब महिला से भी जोड़ा, नहीं तो MY का मतलब कुछ दूसरा ही हो जाता था, और इसके लिए आपको धन्यवाद है। और हमने टिकट जहाँ से भी उनकी जीतने की संभावना थी वहाँ जरूर दिया है, आगे हम लोग और बढ़ाने वाले। और सबसे बड़ी बात जो नरसिम्हा जी कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, नीतीश कुमार जी के महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम है उसका असर आपको महिला के वोटिंग टर्नआउट में भी दिखता है। बिहार में आप देखिए कि पिछले
जो 20 वर्षों में 2005 से लेकर 2025 में जो महिलाओं का जो टर्नआउट है उसके प्रतिशत में जो इजाफा हुआ है वो देखिए कि 1962 से 2005 तक का देख लीजिए, और उससे 1.5-2 गुना ज़्यादा हुआ है 2005 से 2025 तक में। ये समझिए कि ये महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम से सिर्फ महिला सशक्तिकरण नहीं हो रहा है, प्रजातंत्र और संसदीय प्रणाली भी सशक्त बन रही है। चलिए विजय जी, जीवीएल नरसिम्हा राव, आप हमारे साथ जुड़े, इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये साफ हो गया है कि सारे पोलस्टर्स ने मिलके जनता को कन्फ्यूजिया दिया है। अब ये तो कल ही पता चलेगा कि आखिरकार होगा क्या। इसके लिए सुबह से लेकर रात तक नतीजों की गिनती देखनी बहुत ज़रूरी है। जेमरी की बहुत क्लियर हो गया कि सारे पोल अगर एक दिशा में हो तो जनता बड़ी क्लियर रहती है कि क्या होने वाला है। जब पोल अलग अलग दिशाओं में जा रहे हो, हमें पोलस्टर्स को श्रेय देना चाहिए कल की हमारी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए। कंफ्यूजिया दिया, वोटरों को कंफ्यूजिया दिया, वोटरों को, दर्शकों को भी। जी, मेरा अनुभव ये कहता है आप कितनों कंफ्यूज जाए, न्यूज़ चैनल कितना कंफ्यूज जाए, पोलस्टर कितने कंफ्यूज जाए,